Hello, dear students. In today's lecture, we have to start the fifth chapter of the NCERT, that is the surface chemistry. Important chapter for the CBSE, JEE Mains, Advanced and the NEET. इन सभी एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है सरफेस केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एड्जॉर्प्शन, उसकी क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स क्या क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटिंग टू द एड्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ये तीन फेनोमेनन पहले हम स्टडी करेंगे। इसमें एड्जॉर्प्शन है, दैट इज द मेन। फिर क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की क्लासिफिकेशन क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, इट इज इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है कब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। फैक्टर्स ऑफ राइटिंग एड्जॉर्प्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन। देन एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसमें सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कंटेंट्स को हमने करना है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसेस। जो सरफेस या इंटरफेस पे कोई भी फिजिकल एंड केमिकल फेनोमेना हो रहा है, उसकी स्टडी को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब ये इंटरफेस का मतलब क्या है? इट इज अ बॉन्ड बिटवीन टू फेसेस। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि सपोज करो दिस इज ए कंटेनर। इस कंटेनर में यहाँ पर नीचे क्या है, दैट इज द लिक्विड। ये सपोज कर लो वाटर है, और ऊपर ये खाली है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर। दिस इज एयर एंड हेयर इट इज वाटर। सो दिस इज अ बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है ये एयर एंड वाटर को जो है डिफरेंशिएट कर रही है। तो इस सरफेस के ऊपर इस ये दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। इस इंटरफेस के ऊपर जो भी फिजिकल एंड केमिकल फिनोमेना होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस केमिस्ट्री। दैट विल बी कॉल्ड द सरफेस केमिस्ट्री। तो ये इंटरफेस पॉसिबिलिटी कैसे कैसे होती है। वन इज द गैस लिक्विड, दिस इज द गैस एंड दिस इज द लिक्विड, दिस इज वन थिंग। उसके बाद में गैस सॉलिड। तो गैस सॉलिड का कैसे होगा, तो सिंपली सपोज कर लो कि दिस इज द चारकोल। ये एक चारकोल सरफेस है या मेटल सरफेस है, इसके ऊपर कोई गैस डिपॉजिट हो रही है, तो दैट विल बी द गैस सॉलिड इंटरफेस। फिर लिक्विड लिक्विड में हो सकता है। अब लिक्विड लिक्विड में कैसे पॉसिबल है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सपोज करो यहाँ पर नीचे मैंने वाटर को ले लिया, दिस इज वाटर। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैंने पेट्रोल ले लिया, दिस इज पेट्रोल। अब पेट्रोल एंड वाटर दे आर इमिसिबल, ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो यहाँ पर एक इनकी इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन पेट्रोल एंड वाटर, सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड द इंटरफेस। ये पेट्रोल एंड वाटर के केस में पॉसिबल है, पर सपोज करो मैंने यहाँ पर अल्कोहल लेता, इथाइल अल्कोहल, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अल्कोहल एंड वाटर दे आर मिसिबल विद ईच अदर। तो आपको देखना पड़ेगा लिक्विड लिक्विड में आप कौन से दो लिक्विड ले रहे हैं। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए इंटरफेस पॉसिबल होगा, दूसरों जो मिसिबल है उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। देन सॉलिड सॉलिड, तो दैट इज क्वाइट इजी। जो टू सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में हमेशा एक इंटरफेस जो होता है दैट इज पॉसिबल। नीचे सपोज करो दिस इज चारकोल, जो नीचे है वो चारकोल है, और इसके ऊपर मैंने एक सैंड की लेयर को ले आया, डिपॉजिट कर दिया। तो देयर विल बी इंटरफेस बिटवीन चारकोल एंड द सैंड विच कैन बी इजिली डिफरेंशिएटेड। फिर लिक्विड गैस में भी पॉसिबल है। गैस और गैस में पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज दैट जो गैस होती हैं वो एक होमोजेनियस मिक्सचर को फॉर्म करती हैं। जैसे सपोज करो दिस इज ए कंटेनर, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बीच में एक सॉलिड इंटरफेस को ले लेता हूँ। नाउ दिस इंटरफेस इट इज मेड अप ऑफ सम वुड और मेटल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ पर मैंने गैस ले लिया, दैट इज द O2। और यहाँ पर मैंने दूसरे कंपार्टमेंट में लिया H2। जब तक ये जो बाउंड्री है, ठीक है, देयर इज ए इंटरफेस ऑफ वुड या सम मेटल, जब तक यहाँ पर ये रहेगा तो ये O2 एंड H2 क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। जैसे ही मैंने वुड इंटरफेस को अलग कर दिया, तो क्या होगा,
यहाँ पर ये एक दूसरे से मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और इट विल बी होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर कोई भी बाउंड्री को मैं क्रिएट नहीं कर सकता। एक आर्टिफिशियल बाउंड्री तो क्रिएट कर सकता हूँ, पर एज सुन एज इसको हटाया तो ये आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लार्ज जो स्पेसिस हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस गैस में इट इज नॉट पॉसिबल। तो गैस लिक्विड इज पॉसिबल, गैस सॉलिड इज पॉसिबल, लिक्विड लिक्विड इज पॉसिबल, सॉलिड सॉलिड इज पॉसिबल, लिक्विड गैस इज पॉसिबल, बट गैस गैस इंटरफेस इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज नो सरफेस केमिस्ट्री बिटवीन द गैस एंड गैस। तो वहां पर कोई भी गैस गैस सरफेस केमिस्ट्री को हम स्टडी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन है। तो सॉलिड गैस, जैसे सॉलिड और गैस के बीच में बाउंड्री है तो सॉलिड हाइफन गैस या सॉलिड ऑब्लिक गैस, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। So this is the basic definition of surface chemistry and the interface. अब आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है एडजॉर्प्शन, जो कि हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid resulting in the higher concentration of the molecules on the surface as compared to that of bulk is called the adsorption. For example, adsorption of gas molecules on activated charcoal. अब इसका मतलब क्या है, पहले तो इस डेफिनेशन को समझते हैं कि सपोज करो दिस इज द एक्टिवेटेड चारकोल। नाउ ये जो इसके इनसाइड है इसको बोलते हैं बल्क। जो ये सारा है दैट इज द बल्क, और ये जो आपको नजर में आ रहा है जो दिस इज द लाइन, दिस इज कॉल्ड द सरफेस। ये सरफेस है चारकोल की, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है एक आधा मॉलिक्यूल अंदर भी चला जाए, बहुत रेयर है, पर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे विल बी डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। तो और ये इसको रिटेन कर लेगा, एक बार इसके ऊपर आए तो इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएंगे थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेज। इसको बाद में समझेंगे कि व्हाट आर द फोर्सेज, पर इस पे ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल ने अपनी सरफेस पे इन गैस मॉलिक्यूल्स को रिटेन कर लिया, ठीक है, पहले अट्रैक्ट किया फिर रिटेन कर लिया। और जो कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस पे ज्यादा है, बल्क में हो सकता है थोड़े बहुत हों, ठीक है, पर सरफेस पे काफी ज्यादा होंगे। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ओके, अब यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले तो एडसॉर्बेट देन एडसॉर्बेंट। सबसे पहले तो एडसॉर्बेट क्या होता है, the substance which get adsorbed on any surface is called the adsorbate. For example, if a gas get adsorbed onto the surface of solid, the gas is termed as the adsorbate. And the adsorbents क्या है, adsorbent the substance on the surface of which adsorption takes place is called the adsorbent. बिल्कुल सीधी चीज है कि कोई ऐसा सब्सटेंस गैस या लिक्विड जो दूसरे किसी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एडसॉर्बेट। लाइक दिस इज अ गैस मॉलिक्यूल विच इज बीइंग एडसॉर्ब्ड ऑन द चारकोल, ठीक है, और जिसकी सरफेस पे काम हो रहा है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट। तो चारकोल इज एडसॉर्बेंट, ठीक है, एंड द गैस मॉलिक्यूल इज एडसॉर्बेट। ओके, बिल्कुल सिंपल है, आगे चलते हैं। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एडसॉर्प्शन के क्या एग्जांपल्स हैं। अगर सपोज करो कोई गैस हम H2O2Cl2 लेते हैं वेसल में जिसमें कि पाउडर चारकोल ऑलरेडी रखा हुआ है, तो प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो स्लोली डिक्रीज कर जाता है एज द गैस इज डिसॉल्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। सपोज करो यहाँ पर ये चारकोल रखा गया, ठीक है, और यहाँ पर दिस इज द O2 या कोई भी Cl2 गैस है, और इसको यहाँ पर मैनोमीटर से कनेक्ट किया है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे जो प्रेशर है गैस का वो कम हो जाएगा। द रीजन बीइंग कुछ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गैस मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ऑब्वियसली गैस प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। ये सिलिका जेल मैं आगे आपको पिक्चर शो करूंगा। जो एक पाउचेस नहीं होते जो आपको बूट्स में मिलते हैं या टैची केसेस में मिलते हैं, तो वो क्यों रखे होते हैं कि ताकि जो एयर है, जैसे सपोज करो लेदर शूज है और वहां पे अगर ह्यूमिडिटी है तो वो लेदर शू को खराब कर सकती है, तो शू के अंदर वो सिलिका जेल डाल देते हैं, क्योंकि सिलिका जेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड एयर है जिसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो वाटर कंटेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो एयर ड्राई होगी। Aqueous solution of raw sugar becomes colorless when passed over a bed of animal charcoal. The coloring matter is absorbed by the charcoal.
देखो जैसे आपने एक देसी खांड का नाम सुना होगा, वो ब्राउन कलर की होती है खंड, या उसको शुगर बोलते हैं, चीनी। तो जो हम चीनी को इस्तेमाल करते हैं व्हाइट शुगर, तो वो तो व्हाइट है, वो कैसे हुआ? द रीजन इज दैट जो ये रॉ शुगर है जिसको देसी खंड बोलते हैं, उसको एनिमल चारकोल के ऊपर पास करते हैं। ओके। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, उसका जो ब्राउन कलर है उसको अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ व्हाइट। Litmus solution of a solution of dye like methylene blue when shaken with animal charcoal turns colorless due to adsorption of fuzzy matter. सेम थिंग है कि अगर कोई डाई है जैसे मिथाइल ब्लू, उसका कलर क्या होगा, ब्लू। तो अगर एनिमल चारकोल के ऊपर उसको पास करते हैं तो एनिमल चारकोल उसके कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ अब्जॉर्प्शन। आगे भी करेंगे पर अभी से तो फिर उसके बाद में आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन इसके बिल्कुल उलट है। It is a phenomenon in which the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the bulk of other substances. The concentration of molecule is more in bulk as compared to on the surface. For example, dissolution of ammonia gas in water. अब इसमें क्या होगा, दिस इज द सब्सटेंस, इसके अंदर कोई फ्लूइड है, कोई गैस है या लिक्विड है, वो क्या हुआ, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बल्क में ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे दिस इज द मॉलिक्यूल बीइंग अब्जॉर्ब्ड, तो ये क्या होगा, ये बल्क में ज्यादा होगा, सरफेस के ऊपर एक आधा प्रेजेंट हो सकता है, कंसंट्रेशन विल बी वेरी लेस, पर बल्क के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है कि अगर अमोनिया गैस को वाटर के अंदर हम, जैसे सपोज करो दिस इज द वाटर, ठीक है, और अमोनिया गैस को इसके अंदर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, NH3 गैस को इसके अंदर डाल रहे हैं, तो अमोनिया की जो प्रेजेंस होगी वाटर के अंदर ज्यादा होगी, सरफेस के ऊपर वो इतने मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, कम होंगे। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन। इट इज ए बल्क फेनोमेनन, वो क्या है, दैट इज ए सरफेस फेनोमेनन। आगे चलते हैं, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो अब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन में पहला तो है कि अब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क अंदर होता है, जबकि एडजॉर्प्शन क्या है, दैट इज ए सरफेस फेनोमेनन, सिर्फ सरफेस पे होता है। इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक, ये ना तो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक, कुछ नहीं होता इसमें, ना हीट एनर्जी रिलीज है ना अब्जॉर्ब है, सॉरी अब्जॉर्ब होती है। ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती है फॉर्म होती है, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन क्या है, दैट इज यूनिफॉर्म, जितना हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, टाइम के साथ में सेम रहता है। अब यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, रैपिड इन द बिगनिंग, क्योंकि सरफेस एरिया काफी अवेलेबल होता है, फिर फॉल्स डाउन सिंस द इंटायर सरफेस एरिया इक्विवर्ड। देखो जब सपोज करो दिस इज अ चारकोल और इसके ऊपर गैस जमना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर सारा सरफेस एरिया अवेलेबल है, धीरे धीरे मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। पर जैसे जैसे डिपॉजिट होते गए, तो सरफेस एरिया तो लिमिटेड ही है, तो उसके बाद तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज ही होगा, क्योंकि जब सरफेस एरिया सारे का सारा ढका गया सपोज कर लो, तो एक आधा ही मॉलिक्यूल फिर डिपॉजिट हो सकता है। तो रैपिड इन द बिगनिंग पर फॉल्स डाउन लेटर। इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, क्योंकि है ही सरफेस फेनोमेनन। उसके बाद में इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिगर से, लाइक दिस इज द गुरांश जो कि एक केक को खा रही है, तो दैट इज अब्जॉर्प्शन, क्योंकि आप इसको अंदर ले रहे हैं, और एक गुरपंत के फेस पे केक लगा हुआ है, तो दिस इज द एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज द फनियर साइड ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ओके। तो आगे चलते हैं, एक इसका और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, बट नॉट द फनियर, केमिकल वन। यहाँ पे दिस इज द पीस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल का एक पीस है। तो यहाँ पर जो वाटर है दैट इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस, तो दिस इज द एडजॉर्प्शन, जबकि ये अनहाइड्रस CaCl2 है। ओके। तो सरफेस पे इतने मॉलिक्यूल्स नहीं है, पर इनसाइड जो है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज मोर, सरफेस पे उतने प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन, यानी कि अनहाइड्रस CaCl2 में क्या होगी, अब्जॉर्प्शन, और सिलिका जेल में क्या है, दैट इज एडजॉर्प्शन। फिर उसके बाद में आता है सॉर्प्शन। जो सॉर्प्शन होता है वो कई केसेस में क्या है, जो एड्सॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन है, इट अक्कर साइमल्टेनियसली,
ये साइमल्टेनियसली होती है, इट इज कॉल्ड द सॉर्प्शन। कंसंट्रेशन इज इक्वल एट द सरफेस एंड इन द बल्क। देखो अब्जॉर्प्शन में क्या है, ये सरफेस पे है, जो अब्जॉर्प्शन है इसमें इनसाइड है, पर सॉर्प्शन में क्या होगा, इनसाइड भी उतनी है, ठीक है, और सरफेस पे भी उतनी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉर्प्शन। अब ये किस केस में होती है, जो सम डाइज होती हैं, ठीक है, दे गेट एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज अब्जॉर्ब्ड ऑन द फाइबर्स। जैसे कलरिंग करते हैं तो कलर अंदर भी जाता है फाइबर के, कुछ डाइज क्या होती हैं वो फाइबर के अंदर भी चली जाती हैं, और जो है बाहर भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो वो काफी अच्छी डाइज होती हैं कि कलर उससे फेड नहीं होते। तो कुछ डाइज जो हैं वो सॉर्प्शंस को शो करते हैं। फिर आता है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन का उल्टा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड द डीसॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडसॉर्प्शन। तो हमने एडसॉर्प्शन को रिवर्स करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय हीटिंग और रिड्यूसिंग प्रेशर। मैं प्रेशर को रिड्यूस कर दूंगा या हीट करूंगा, तो जो एडसॉर्ब सब्सटेंस है वो हीट से या बाय प्रेशर रिड्यूस करने से वो इस सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड द desorption. Removal of adsorbed surface from the surface is desorption, done by heating, या टेम्परेचर रेज करेंगे या प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। आगे चलते हैं। फिर आता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन एक जो है स्पेसिफिक टाइप का है एडसॉर्प्शन है। द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड द ऑक्लूजन। दिस इज द मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस पे हम कोई भी गैस को एडसॉर्ब कर रहे हैं तो उसका नाम होगा ऑक्लूजन। तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन है। फिर उसके बाद में आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडसॉर्प्शन। नाउ थोड़ी ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एडसॉर्प्शन को अभी हमने ये डिफाइन किया है कि एडसॉर्प्शन सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है, और जो अब्जॉर्प्शन होती है दैट इज द बल्क। अब जब पॉजिटिव एडसॉर्प्शन और नेगेटिव एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन का ऑटोमेटिकली जो मतलब आता है वो अब्जॉर्प्शन ही होता है। पर चलो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन क्या होती है उसको देखते हैं। When the concentration of a adsorbate is more on the surface of adsorbent relative to its concentration in bulk, it is called the positive adsorption. अभी मैंने आपको बताया कि एडसॉर्प्शन होती क्या है, कि जो सर्फ आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, या कोई सॉरी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉलिड की सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू इन द बल्क। तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव adsorption. Negative absorption क्या होगा, when the concentration of the adsorbate is less on the surface relative to its concentration in the bulk, it is called the negative adsorption. अब नेगेटिव एडसॉर्प्शन केस में क्या है, अंदर बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स और सरफेस पे कम है। ओके, तो इसको नेगेटिव एडसॉर्प्शन बोलेंगे। नाउ यहाँ पर देखो कुछ हद तक लगता है कि ये जो है इट इज ए अब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन भी यही है, जो अब्जॉर्प्शन होता है उसकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पर यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस है। वो स्लाइट डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो डिफरेंस ये है कि अब्जॉर्प्शन में जो अंदर कंसंट्रेशन है एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की वो यूनिफॉर्म है, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म होती है। पर नेगेटिव एडसॉर्प्शन के केसेस में ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक टेक्निकल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एडसॉर्प्शन, देखो ये पॉजिटिव एडसॉर्प्शन तो एडसॉर्प्शन ही है कि आपका बल्क में कम है और सरफेस पे ज्यादा है, तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। नेगेटिव एडसॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, अब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन है जो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्म होगी और सरफेस पे कम होगा, ठीक है। नेगेटिव एडसॉर्प्शन के इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है एडसॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है, पर दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो ये एक स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है। For example, in case of some liquid solution, it is observed that the concentration of solution is less on the surface than in the bulk of solution. This type of absorption is called the negative. इसका practical example क्या है? When a concentrated solution of potassium chloride KCl is shaken with blood charcoal. अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं उसको ब्लड चारकोल से हम शेक करते हैं तो ये पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन को शो करता है। बट ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ केसीआर इट शोज द नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो ये एग्जांपल को आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद में आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट. Depending upon the nature of force existing between the adsorbate molecule and the adsorbent, adsorption can be classified into two types. देखो adsorbate molecule जो कि आपका सरफेस के ऊपर adsorb हो रहा है, ठीक है, और ये adsorbent, इनके बीच में नेचर क्या है फोर्स का, केमिकल है, फिजिकल है. तो उसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले है फिजिकल एड्सॉर्प्शन. If the forces of attraction existing between the adsorbate and the adsorbent are van der Waals forces या physical forces, the adsorption is called the physical adsorption. This type of adsorption is also known as the physiosorption or van der Waals adsorption. It can be easily reversed by heating or decreasing the pressure. देखो अगर इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज ए फिजिकल फोर्स. फिजिकल फोर्स का मतलब क्या है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. तो उस टाइप के हम एड्सॉर्प्शन का बोलेंगे फिजियोसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और वैन डर वाल एड्सॉर्प्शन. तो ये फिजिकल फोर्स यहाँ पे कौन सा है, दैट इज द वैन डर वाल फोर्स. दूसरा आता है केमिकल एड्सॉर्प्शन. इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स एंड द एड्सॉर्बेंट आर केमिकल बॉन्ड्स, द एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड द केमिकल एड्सॉर्प्शन. This type of adsorption is also called the chemisorption or Langmuir adsorption. दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी इजीली रिवर्स. देखो ये वाली तो इजीली रिवर्स हो सकती है पर नीचे वाली नहीं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स है या जो फोर्स है दैट इज द केमिकल फोर्स. और वो केमिकल जो फोर्स है वो कहाँ से आएगा, वो केमिकल बॉन्ड से आएगा. तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन है. जो एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. और वो केमिकल बॉन्ड्स आपको पता है स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द फिजिकल बॉन्ड्स. तो इट इज ए स्ट्रॉन्गर एड्सॉर्प्शन. तो इजीली इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि इसको हीट किया और ये रिवर्स हो गया. ओके, इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स. ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल ही होता है. पर बॉन्ड तो टूट ही सकते हैं अगर ज्यादा हीट करोगे, पर इट इज टेकन एज अ इरिवर्सिबल. तो ये दो को हमने डिटेल में स्टडी करना है. उससे पहले हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन और मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन. सबसे पहले तो मैकेनिज्म ऑफ हम करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन कि ये कैसे होती है. तो उसके लिए एक चीज को हम स्टडी करते हैं कि जैसे सपोज करो ये हम लिक्विड पे हम गैस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करा रहे हैं. सॉलिड सरफेस पे भी कर सकते हैं, सेम मैकेनिज्म सॉलिड पे भी चलेगा. तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. तो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ये हमने सरफेस टेंशन में भी किया है +1 में, तो सेम चीज है. देखो अब यहाँ पे एक लिक्विड है और इसके ऊपर सपोज कर लो गैस है. मतलब इसको मैं सॉलिड भी दे सकता हूँ तो भी सेम ही रहेगा, मैकेनिज्म में कोई चेंज आने वाली नहीं. तो पर लिक्विड को लेके चलते हैं. अब यहाँ पर क्या है, जो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द बल्क. ये बल्क में प्रेजेंट है. द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड. अब इसको देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर कर रहा होगा. तो दिस इज वन अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज सेकंड. इसके ऊपर भी एक होगा, इसके नीचे भी होगा. ठीक है, ऊपर यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे नीचे. तो ये बैलेंस में है. ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, राइट में लग रहा है. तो इट इज बैलेंस्ड. तो दे आर बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है, स्टेबल है, लेस एनर्जी. क्योंकि जब फोर्स ही जीरो हो गया, नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज जीरो, तो बैलेंस्ड है, स्टेबल है, लेस एनर्जी है, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम किसको आती है, जो टॉप मोस्ट पे है. इसको आप मान के चलोगे टॉप मोस्ट लेयर पे बैठा हुआ है. ठीक है, ये जो लेयर है ये टॉप पे है. अब जब टॉप पे बैठा हुआ है ये, तो इसके साइड में एक होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, नीचे होगा, पर ऊपर कुछ नहीं है. अगर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है लिक्विड का, तो एक डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे इसको लग रही है, नेट डाउनवर्ड फोर्स. द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड अनबैलेंस्ड. एक नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे है, अनस्टेबल है, और मो एनर्जी. इसको बोलते हैं यहाँ पर रेसिड्यूअल फोर्सेस है. रेसिड्यूअल फोर्सेस मतलब क्या है कि नीचे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा. तो ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, ये जो पूरे लिक्विड्स पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे या सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, वो अनबैलेंस्ड होंगे. उनमें एक नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तो वो टेंशन में होंगे. हम लिक्विड में इसको सरफेस टेंशन का नाम देते हैं कि जो लेयर है, दिस लेयर,
इट एक्ट्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये नीचे की तरफ खींची हुई है और उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। ओके, तो अगर यहाँ पर एक रेजिडुअल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, इफ इट इज ए नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो ये अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। अगर बैलेंस करेगा तो क्या करेगा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर एक H2 या N2 गैस को पास कर दिया, तो N2 गैस यहाँ पर पिक्चर आ गई। अब इसने अपने आप को बैलेंस करना है, तो ये क्या करेगा, इससे अट्रैक्टिव फोर्स को डेवलप करेगा कि मैं इसके साथ में अट्रैक्टिव फोर्सेस बना लूं। क्यों बना लूं? ताकि जो नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स है उसको ये काउंटर कर ले। तो जब ये इससे एक फोर्स बनाएगा, तो ये फोर्स कौन सा बनाएगा, दिस विल बी ए लंडन फोर्स, क्योंकि दिस इज ड्यू टू मास। सो दिस इज द reason behind the physical absorption. The molecules on the top of the liquid or top of the solid, they are unbalanced, they have a residual force, yeah, they have a net downward force. To balance that downward force, they make an attractive bond, yeah, made attractive force with the gas molecules, yeah, liquid molecules, so they show the absorption. So this is the reason behind the physical absorption. ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस फोर्सेस ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, दे फॉर्म द बॉन्ड। यहाँ पर उन्होंने इसको बॉन्ड किया, तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस सॉलिड की सरफेस पे होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फिजिकल अब्जॉर्प्शन। और अगर आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पर लंदन फोर्स बन रहा है, तो लंदन फोर्सेस तो वीक ही होते हैं। तो यहाँ पर पहले तो जब अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वेन एवर देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयर विल बी रिलीज इन एनर्जी, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। तो यानी एब्जॉर्प्शन के केस में हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, इट विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेज हैं, उनको बैलेंस करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेज बनते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जो सिस्टम है वो अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है, तो एनर्जी विल बी रिलीज। तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, बट इट विल बी लेस, ये कम होगा। द रीजन बीइंग इट इज अ लंदन फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो वेंडर वॉल या लंदन फोर्सेज है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ केमिसॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाउ ये थोड़ा डिफरेंट है। अब क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनेंगे, let us consider the example of absorption of H2 gas on the surface of nickel or platinum. Due to unbalanced forces on the surface of the solid, the hydrogen molecules are attracted towards it by the weak van der Waals forces and gets absorbed on it. The adsorbed molecules then divided into atoms that chemi-adsorb and hence are held strongly. अब होता क्या है, पहली बात तो यहाँ पर रेजिडुअल फोर्सेस तो होंगे होंगे, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू मास या ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ पहले, तो एच ने एच के साथ जुड़ा हुआ है और एच एन आई को एन आई के साथ भी जुड़ गया। ओके, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ। उसके बाद में क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस तो ये कनेक्ट हो गए। बाद में क्या होगा, जो एच है वो एन आई के साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। इट विल स्टार्ट मेकिंग बॉन्ड विद द एन आई। ओके, और यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एन आई ने एच के साथ में बॉन्ड कर लिया। नाउ दिस इज ए केमिकल बॉन्ड, और ये भी एक किस्म का केमिकल बॉन्ड है। पर यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ पर चारकोल रखा होता, कार्बन होता, तो कार्बन पे सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन होनी थी, वहां पे केमिकल नहीं हो सकती। द रीजन बीइंग, जिस पे आप एब्जॉर्ब करा रही हो, क्या उसके पास में केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? हो सकता है ना हो। तो इट विल डिपेंड अपॉन द एब्जॉर्बेंट एज वेल एज द एब्जॉर्बेट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हर किसी पे हो जाएगी थोड़ी बहुत, उसमें कोई इशू नहीं है, किसी पे ज्यादा होगी किसी पे कम होगी। पर केमिकल एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, ये हर किसी पे नहीं हो सकती। आपको ये देखना पड़ेगा कि एब्जॉर्बेंट के पास बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है और एब्जॉर्बेंट बना सकता है उसके साथ में बॉन्ड। तो ये चीजों को देखना पड़ता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ केमिसॉर्प्शन। अब यहाँ पर पहले 1 मिनट पहले स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव काफी ज्यादा होगा। देखो, पहले तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज हुई, फिर केमिकल बॉन्ड बना तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, पर ये डेल्टा एच नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हाई होगा। द रीजन बीइंग
केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी काफी रिलीज होती है। उसके बाद में आती है इसकी स्पॉन्टेनिटी, कि ये स्पॉन्टेनियस होती है या नहीं होती। तो उसके लिए आपको पता है कि हमें तीन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी चेंज। तो थोड़ा पहले थर्मोडायनामिक्स का बताया था कि जो गिब्स इक्वेशन होती है वो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है किसी भी प्रोसेस के लिए। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच हीट ऑफ एंथैल्पी है, डेल्टा एच एंट्रोपी एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज इंपॉर्टेंट। एडसॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो देयरफॉर देयर इज ए डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा एस जो है, देखो डेल्टा एस यहाँ पे क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। आगे पेज पे चलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन से समझाता हूँ। पहली बात तो इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ एन एब्जॉर्बेट गैस और लिक्विड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है कि वन मोल ऑफ एब्जॉर्बेट, चाहे गैस है या लिक्विड है, वो एब्जॉर्ब हुआ सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट पे, वन मोल, तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो केमिस ऑप्शन के लिए लार्जर है एज कम्पेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की, केमिस ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 80 टू 240 होती है, जबकि फिजिकल के लिए 20 टू 40। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया है कि केमिस ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और फिजिकल ऑप्शन में फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब उसको समझो ये चीज चलती कैसे है। देखो, गिव्स इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्बेंट क्या है, दैट इज द सॉलिड, नॉर्मली सॉलिड लेते हैं, और गैस क्या है, दैट इज द एब्जॉर्बेंट। तो ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुई। तो इसको शो कैसे करते हैं, गैस एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड, तो गैस है दैट इज एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड, या गैस सॉलिड। और यहाँ पर क्या हुआ, हीट एनर्जी इवॉल्व हुई, चाहे केमिस ऑप्शन है चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, डेल्टा एच जो होगा इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एस एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस। रीजन बीइंग, डेल्टा एस एब्जॉर्प्शन नेगेटिव क्यों है, देखो दिस इज द सॉलिड, ये चारकोल है, कुछ भी है, कोई मेटल है। अब जो गैस थी, गैस मॉलिक्यूल्स थी, वो फ्रीली मूव कर रहे थे, बट यहाँ पर अनबैलेंस फोर्सेज हैं, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर आके डिपॉजिट हो गए। तो भाई जब ये डिपॉजिट हो गए तो पहले तो ये रैंडम घूम रहे थे, these gas molecules these are deposited on the surface of this charcoal। तो पहले ये पूरी तरीके से रैंडमली मूव कर रहे थे, बट अब यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। तो जब ये रैंडमली मूव कर रहे थे तो इनकी एंट्रोपी ज्यादा थी, पर जब इनमें से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए तो उनकी पोजीशन फिक्स होगी। व्हेन द पोजीशन इज फिक्स्ड, तो ऑब्वियसली है जो इनकी एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। एंट्रोपी किस चीज पे डिपेंड करती है, इनिशियल S1 था, ये S2 है, रेंडमनेस कम होगी तो ऑब्वियसली जो S2 है दैट इज लेस देन S1, तो S2 माइनस S1 क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो डेल्टा एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस। किसी केस में ये पॉजिटिव भी हो सकती है, वो कब होगी वो बाद में बताऊंगा, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस डेल्टा एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव। डेल्टा हमेशा नेगेटिव ही होगी, डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। अब डेल्टा एच क्या है, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव। टी ने हमेशा पॉजिटिव होना है, टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। डेल्टा एस नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये फैक्टर क्या बन गया, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि दिस इज नेगेटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव। तो यानी भी कंपटीशन किस में क्रिएट हो गया, डेल्टा एच में और टी डेल्टा एस में। फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अकर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा अगर ये स्पॉन्टेनियस है। तो विच इज पॉसिबल व्हेन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा टी डेल्टा एस।
डेल्टा एच जब टी डेल्टा से ज्यादा होगा तभी ये काम होगा. Thus, for the absorption to be spontaneous, delta H should be sufficiently high negative value so that delta G becomes negative. तो ये ठीक है. इनिशियली क्या होता है, दिस इज ट्रू इन द बिगिनिंग. इनिशियली में डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होती है. द रीजन बीइंग, देखो यहाँ पर एक खाली सरफेस है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन द एंट्रोपी, बट डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा एच, क्योंकि सरफेस एरिया काफी वेकेंट होता है. पर एज द एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूज डेल्टा एच बिकम लेस. जैसे जैसे ढकता गया ये, ठीक है, कवर होता गया सरफेस, तो डेल्टा एच क्या हो गया, बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव. और टी डेल्टा एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एंट्रोपी जो चेंज है वो तो आपका बढ़ता ही गया. अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस. एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा जितना कम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. तो जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के इक्वल होगी तो डेल्टा जी क्या हो गया, इट बिकम जीरो. दिस इज द स्टेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. कहने का मतलब क्या है कि एडजॉर्प्शन, ये चेंज, ये जो है, ये स्टॉप नहीं होता. मॉलिक्यूल एडजॉर्ब भी हो रहे हैं और डीसॉर्ब भी हैं, तो ये चीज चलती जाएगी. उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. इनिशियली डेल्टा एच की वैल्यू हाइयर होगी, टी डेल्टा एस की कम होगी. फिर डेल्टा एच की वैल्यू कम होती गई, टी डेल्टा एस बढ़ता गया. वन टाइम में डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी जीरो. वो एड्सॉर्प्शन है. तब एड्सॉर्प्शन बंद नहीं होगा, पर जितने मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होंगे उतने ही डीसॉर्ब होंगे, तो उसको एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर है जो कि इंपॉर्टेंट है. देखो, केमिस ऑप्शन किसी केस में एंडोथर्मिक भी हो सकती है, जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो. मोस्टली डेल्टा एच नेगेटिव होता है, पर किसी केस में डेल्टा एच क्या होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एच टू एड्सॉर्ब ऑन द ग्लास एंडोथर्मिकली. जो एच टू होता है वो ग्लास पे एंडोथर्मिकली absorb होता है. इन द केस H2 splits into H atoms on the glass. जो H2 है वो 2H एटम्स पे स्प्लिट हुआ. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब यहाँ पे डेल्टा एच तो पॉजिटिव आ गया, पर डेल्टा एस क्या है, H2 यहाँ पर जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो H2 स्प्लिट हो रहा है 2H में. ओके, तो थोड़ी बहुत एंट्रोपी बढ़ भी रही है. ठीक है, H2 की रैंडमनेस ज्यादा थी, नो डाउट, पर जब ये 2H में डिपॉजिट हुआ तो जो है एक मॉलिक्यूल से दो एटम्स बन गए. तो स्मॉल पॉजिटिव जो है, क्या कहते हैं, जो डेल्टा एस होता है वो इतना पॉजिटिव होता है कि जो टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, तो उतना फैक्टर तो ये नेगेटिव हो गया कि इसने जो स्मॉल पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है उसको ओवरकम कर लिया. ठीक है, टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होगी, सो दैट डेल्टा जेड बिकम नेगेटिव. मैं इसको रिपीट करता हूँ. देखो, ये जो प्रोसेस है डेल्टा एच वाला, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है. बट यहाँ पर डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो जो टी डेल्टा एस है वो नेगेटिव इतना हो गया कि डेल्टा एच को उसने ओवरकम कर लिया, ताकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए. Similarly, highly hydrated solutes when adsorbed on the solids have also positive value of delta H. जो हाईली हाइड्रेटेड सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें ऑलरेडी वाटर पहले से ही है, और जब वो सॉलिड्स के ऊपर डिसॉल्व हो रहे हैं तो उनकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच है. पर वहां पे लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच भी होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जैसे ही वो एब्जॉर्ब हुए उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर लिया, तो डेल्टा एस वैल्यू बढ़ गई. उस केस में भी डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव. तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर H2 और हाइड्रेटेड सोल्यूट्स हैं, उनका एग्जांपल आपने याद रख लेना. फिर उसके बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन द फिजियोसॉर्प्शन एंड द केमिसॉर्प्शन. देखो, मैंने फीचर्स ऑफ फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन आपको नहीं करवाए. वो फीचर्स को मैं फिजियोसॉर्प्शन इसी में कवर कर लूंगा. जब मैं इनके डिफरेंस करवा रहा हूँ तो उसी में इनके फीचर्स को मैं कवर कर लूंगा. अगर कुछ डिटेलिंग रह जाएगी तो वो आगे करवाऊंगा. नॉर्मली क्या होता है कि पहले मैं फीचर ऑफ फिजियोसॉर्प्शन करवाऊं, फिर फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन करवाऊं, फिर उनमें डिफरेंशिएशन करवाऊं. लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है. मैं इसी में आपको डिफरेंशिएशन पॉइंट्स करवा दूंगा और इसी में उनके फीचर्स भी कवर हो जाएंगे. तो सबसे पहले तो इनमें जो फीचर है कि इनमें नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है. पहला पॉइंट तो नेचर ऑफ फोर्सेस, के इनमें कौन सी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं. तो अभी हमने डिस्कस किया है जो फिजियोस ऑप्शन है,
द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू द सरफेस सिंपली बाय द वैंडरवाल फोर्सेस, इसमें वैंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट है। जबकि केमिस ऑप्शन में क्या होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग द सरफेस कंपाउंड्स। ये वीक हैं ऑब्वियसली, जो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं वीक होते हैं, और जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग है। इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो है, 20 to 40 है, ऑब्वियस रीजन है। कई कई बुक्स में इसकी वैल्यू 15 to 40 भी है, तो इट कैन बी वेरी, पर ये 40 से ऊपर कभी नहीं होगी। तो इट कैन बी 15 to 40 या 20 to 40, क्योंकि इसमें वैंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट है, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी लो है। जबकि ईट की हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई है, 40 to 200, कई बुक्स में इसकी वैल्यू 80 to 200 भी है, तो इट कैन वेरी। इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल है, बट हायर टेम्परेचर पे ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। इट involves the formation of multi-layer of adsorbed particle. It involves the formation of monolayer of adsorbed particle. इसका मतलब क्या है? देखो, जो फिजियोस ऑप्शन होती है, जैसे सपोज करो यहाँ पे दिस इज अ चारकोल, इसके ऊपर एक लेयर मैंने डिपॉजिट करवा ली गैस की, पूरी लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट होगी। फिर मैं यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के लेके आया। अब क्या होगा, सेकंड गैस मॉलिक्यूल्स की लेयर इजीली डिपॉजिट नहीं होगी, पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में करूंगा तो सेकंड भी लेयर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि वो इससे बॉन्ड बना लेगा, जो ये लेयर है फर्स्ट लेयर है उससे बॉन्ड बना लेंगे। पर केमिस ऑप्शन में जी पॉसिबल नहीं है। केमिस ऑप्शन में पहली लेयर डिपॉजिट होगी, अब पहली लेयर जब डिपॉजिट होगी तो उन्होंने केमिकल बॉन्ड्स बनाए हैं, जो जो भी नीचे मेटल है। अब जो सेकंड लेयर होगी वो किसके साथ में बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो ये मेटल है, दिस इज अ मेटल, मेटल और इसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन गया। पर जब मैं दूसरा एटम लेके आऊंगा वो कैसे केमिकल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसने क्या तो केमिकल बॉन्ड मेटल से बनाया है, दूसरी लेयर कैसे केमिकल बॉन्ड बना सकती है, वो इस एटम से तो बना ही सकती है। पर यहाँ भी वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने मैटर के साथ में ही करना है, ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ मैटर के साथ में ही वो फिजिकल बॉन्ड बना रही है, इसके साथ बॉन्ड बनाया, अब दूसरी लेयर वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि फिजिकल बॉन्ड्स के लिए आपको मैटर चाहिए, वहां पे केमिकल बॉन्ड्स की प्रेजेंस होना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मल्टी लेयर पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे मोनो लेयर ही पॉसिबल है। फिर आता है स्पेसिफिसिटी। जो फिजिक्स ऑप्शन होती है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट मे बी फाउंड ऑल इंस्टेंसेस। यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, चारकोल के ऊपर H2 भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगी, N2 भी हो जाएगी, O2 भी हो जाएगी, थोड़ा वेरी कर सकता है, H2 ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, N2 उतना नहीं होगा, ठीक है, पर सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो सब कुछ हो जाएगा। बट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, जो केमिस ऑप्शन होती है वो स्पेसिफिक इन नेचर होती है। इट अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन द adsorbed एंड द adsorbent पार्टिकल्स। ये तभी होगा अगर एक केमिकल बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। देखो निकल, अगर मैंने मेटल लिया हुआ है तो निकल H2 के साथ तो बॉन्ड बना सकता है, ओके, पर ये CO2 के साथ बॉन्ड नहीं बनाए, ठीक है, निकल की खासियत है H2 के साथ बना लेगा, CO के साथ भी बना लेगा, पर CO2 के साथ में नहीं बनाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ में बॉन्ड बना सकता है। It occurs appreciably only at the low temperature. The extent of absorption decreases as the surface temperature of the surface is raised. जो फिजियोस ऑप्शन होती है जनरली वो लो टेम्परेचर पे प्रेफर्ड है, क्योंकि जो वैंडरवाल फोर्सेस फॉर्म्ड होते हैं वो लो टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे मैं टेम्परेचर हाई करूंगा तो वैंडरवाल फोर्सेस टूट जाएंगे और डीस ऑप्शन हो जाएगी। जबकि जो केमिस ऑप्शन होती है, इट occurs at ऑल टेम्परेचर, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी केमिकल बॉन्ड बनाना होता है तो आपको एनर्जी देनी होती है, तो उसको मिनिमम एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, ओके, तो टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए होगा, पर एक बियॉन्ड रीच से हाई टेम्परेचर नहीं, उसके बाद में तो वो बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनाना है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी को सप्लाई आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर एक और पॉइंट भी कर देते हैं कि यहाँ पर एक मिनट रुको।
कि यहाँ पर आपको लो और नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्ड को बनाना है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स है कि जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। ठीक है, जो गैसेस हैं, काफी गैसेस जो है चारकोल पे डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, गैस मास्क में यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड इन सॉल्यूशन बाय चारकोल। इवन चारकोल जो है वो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जबकि एग्जांपल ऑफ केमिस ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन ऑन द एजी एयू एंड पीटी, H2 ऑन द Ni। तो H2 ऑन द Ni पॉसिबल है, पर जो CO2 है उसको Ni पे मैं एब्जॉर्ब नहीं करा सकता, सॉरी केमी एब्जॉर्ब नहीं करा सकता। ये चीज नहीं होने वाली। When atomic oxygen is adsorbed on the graphite surface, CO is formed। देखो, अगर मैं यहाँ पर ग्रेफाइट लेता हूँ, दिस इज द ग्रेफाइट, और इस पे मैंने एटॉमिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराया, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर CO फॉर्म हो गया सरफेस के ऊपर। और जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहाँ पर CO डिसॉर्ब्ड होगा, न कि एटॉमिक ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जब मैंने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो जियो जो CO है दैट इज डिसॉर्ब्ड, क्योंकि अगर फिजिकल बॉन्ड बना होता तो ऑक्सीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है तो ऑक्सीजन ही डिसॉर्ब होना था, पर यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बना है तो यहाँ पे CO डिसॉर्ब हुई है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन N2 ऑन आयरन कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द physiosorption and chemisorption at 83 Kelvin. Nitrogen is physiosorbed on the iron surface as the N2 molecules। देखो, अगर मैं टेम्परेचर 83 केल्विन ले रहा हूँ, लो टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो नाइट्रोजन क्या होगा? वो आयरन सरफेस पे एब्जॉर्ब क्या होगा? एज ए N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ N2 एब्जॉर्ब डिक्रीज रैपिडली एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को राइज करूंगा तो डिसऑप्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एट रूम टेम्परेचर प्रैक्टिस देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन आयरन। देखो, आयरन ऑब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ रूम टेम्परेचर पे, हमारे आसपास सारी की सारी N2 ही, वो आयरन ऑब्जेक्ट्स ही हैं, चाहे साइकिल हो गया या गटर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उन पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती N2 की। बट अगर मैं 773 केल्विन टेम्परेचर को कर देता हूँ तो नाइट्रोजन जो होती है वो केमिजॉर्ब्ड होती है ऑन द आयरन सरफेस एज नाइट्रोजन एटम्स। तब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द Fe। तो दिस इज द एग्जांपल। यहाँ पर ये भी पता चल गया जो फिजियोस ऑप्शन है या फिजिकल ऑप्शन है वो लो टेम्परेचर पे प्रेफर्ड है, जबकि जो केमिस ऑप्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। फिर उसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही है उसका नेचर कैसा है? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जिस गैस या लिक्विड की एब्जॉर्प्शन हो रही है उसका नेचर कैसा है? प्रेशर, प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर। चारों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आती है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, के जो नेचर है एब्जॉर्बेंट का वो किस किस्म का है। तो द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। Activated charcoal can absorb gases which are easily liquefied. Many poisonous gases are absorbed by the charcoal. Therefore, it is used in the gas mask for absorbing these poisonous gases. Gases such as H2, N2, and O2 are easily absorbed on the finely divided transition metals like nickel and cobalt. The most common absorbent used as the activity charcoal, finely divided metals, metal oxides, silica gel, and clay. Each of these have the characteristic absorption properties. देखो, जो एक्टिवेटेड हमारी चॉइस ऑफ एब्जॉर्बेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये उन गैसेस को एब्जॉर्ब करता है जो इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। इजी लिक्विड कौन सी होगी? जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा। तो ज्यादातर जो पॉइजनस गैसेस हैं, SO2,
ठीक है, या सीओ, वो इस पे इजीली क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये पॉइजनस इन नेचर होती है। तो ये गैस मास्क में यूज होता है फॉर अब्जॉर्बिंग दिस पॉइजनस गैसेस, क्योंकि गैस मास्क का रूल क्या है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में होगे जहां पे O2 तो अवेलेबल है, पर कुछ पॉइजनस गैसेस भी अवेलेबल है, तो जब आप उस गैसेस को इनहेल करोगे थ्रू माउथ, तो जो चारकोल है वो पॉइजनस गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेगा, पर O2 को नहीं करेगा, क्योंकि O2 का मोलर मास उतना ज्यादा नहीं होता। ओके। अब O2 के अगर O2 को अब्जॉर्ब करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, तब आपको चारकोल नहीं चाहिए, तब आपको फाइनली डिवाइडेड ट्रांजिशन मेटल चाहिए, जैसे निकल एंड कोबाल्ट। तो H2N2 और O2 वहां पे अब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो चॉइस ऑफ अब्जॉर्बेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नेचर ऑफ अब्जॉर्बेंट में क्या है कि उसका सरफेस एरिया, जो हम अब्जॉर्बेंट ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो जैसे चारकोल है, ये ब्रिक्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में है, तो ये अच्छा अब्जॉर्बेंट नहीं है। बट अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो एक अच्छा अब्जॉर्बेंट है, क्योंकि ये लार्जर सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना आपका रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली है। जब ये पाउडर फॉर्म में होगा तो मोर एंड मोर गैस जो है वो इसके ऊपर अब्जॉर्ब होती है। देखो इतना तो आपको समझ में आता है कि जैसे सपोज करो ये चीज है, ये ब्लॉक है। ओके, इसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। सपोज कर लो एक क्यूबॉइड है, तो इसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब इसको मैं पाउडर फॉर्म में कर दूंगा और छोटा छोटा पाउडर बना दिया, तो ऑब्वियसली है इसको तो मैं बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड कर दूंगा, क्योंकि बल्क वाले का तो कुछ होना ही नहीं है। पर जैसे मैंने पाउडर फॉर्म में कर दिया तो उतना ज्यादा ये अब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं नेचर ऑफ अब्जॉर्बेंट में। ये है एक्टिवेशन ऑफ अब्जॉर्बेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो था कि अब्जॉर्बेंट खुद कैसा है, फिर उसका सरफेस एरिया, फिर उसकी अगर सरफेस एरिया उसकी एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन अब्जॉर्प्शन मींस इंक्रीजिंग अब्जॉर्बेंट मींस इंक्रीजिंग द अब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द अब्जॉर्बेंट। अब्जॉर्बेंट अगर अपने आप में अच्छा अब्जॉर्बेंट नहीं है तो उसके अब्जॉर्बिंग पावर को बढ़ाओ। अब उसके करने के तरीके क्या हैं, उसके करने के तरीके हैं कि जो मेटेलिक अब्जॉर्बेंट्स हैं दे आर एक्टिवेटेड बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द अब्जॉर्बेंट रफ। उसको रफ बनाओ, दिस इज डन बाय मैकेनिकल रबिंग और सब्जेक्टिंग देम टू some chemical reactions or by depositing the final dispersed metal on the surface of adsorbent by electroplating। इसका मतलब क्या है, देखो जब गैस ने इसके ऊपर अब्जॉर्ब होना है, तो अगर सपोज करो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ है तो गैस मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं हो सकते उसके ऊपर। ठीक है। जबकि अगर इसकी रफ सरफेस है ऐसे, तो गैस मॉलिक्यूल इजीली इसके ऊपर अब्जॉर्ब होते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सपोज करो रस्टिंग है, जो बहुत ही स्मूथ आपकी सरफेसेस होती है उनकी रस्टिंग नहीं होती, उनपे जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनमें कोई डिप्रेशन होता ही नहीं, उनमें इस किस्म का डिप्रेशन ही नहीं है। अगर डिप्रेशन है तो वाटर उनके अंदर नहीं जा सकता, अगर वाटर नहीं जाएगा तो उसकी रस्टिंग भी या क्रोजन भी नहीं होगा। बट जिनमें डिप्रेशन होगा वहां पे क्रोजन इजीली हो जाएगा। ओके। तो सेम काम यहाँ पर है। अगर मेटेलिक एडजॉर्बेंट लिए हैं, तो अगर मैंने मेटेलिक एड्जॉर्बेंट को बहुत ही स्मूथ किया है तो चांसेस कम है कि उस पर ऊपर गैस एड्जॉर्ब हो। बट अगर मैंने उनको रफ बनाया, रफ मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन हैं, मतलब हल्की सी, दिस शुड बी ए ग्रूवी सरफेस, कि वहां पे जाके आपके जो गैस एटम्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। तो मैकेनिकल रबिंग से हो सकता है, या केमिकल रिएक्शन से हो सकता है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, टू इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग पावर एब्जॉर्बेंट दे आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब सरफेस एरिया उसका इंक्रीज कर दो, उनको पाउडर फॉर्म में कर दो। Some adsorbents are activated by strongly heating in the contact with superheated steam or vacuum at temperature 623 to 1273 so that the gases are already absorbed are removed. For example, charcoal is activated by subjecting into the action of superheated steam. देखो उसको ऑलरेडी जो एब्जॉर्बेंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे चारकोल यूज कर रहे हैं या कोई मेटल कर रहे हैं, तो उसको हम स्ट्रांगली हीट करें किसमें, सुपर हीटेड स्टीम में। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि अगर ऑलरेडी उनके ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब्ड है तो वो डिसॉल्व हो जाए।
ताकि हम जिस गैस को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जब उसको हम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें तो हमें एब्जॉर्प्शन अच्छी मिले। आई बात समझ में? देखो ये कोई सरफेस है चारकोल की, इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब है, तो मैं इसको वैक्यूम में स्टीम हीट करूंगा, स्टीम को इसके ऊपर पास करूंगा, स्टीम के ऊपर बहुत एनर्जी होती है, तो ये एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल को डीसॉर्ब कर देगा। अब मुझे जो सरफेस मिलेगी वो सारी की सारी क्लीन मिलेगी, तो इस पे मेरी जो मनचाही गैस है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। आगे चलते हैं। फिर आता है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट गैस। एब्जॉर्बेट या गैस जिसको हम इसके ऊपर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है? तो सबसे पहले तो उसमें आती है इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। जो इजीली लिक्विफाइबल गैस है मींस हैव हाई टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, वो एक अच्छे आपके एब्जॉर्बेट होते हैं, विच इन टर्न शुड हैव द हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर एब्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो गैस जितनी अच्छी लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्बेंट जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी हायर होगा। ओके, अब उसके पीछे रीजन क्या है? अब थोड़ा हमें स्टेट्स ऑफ मैटर में जाना पड़ेगा। जो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो कोई भी एक लोगों को गलत फहमी है कि किसी भी गैस पे हम प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये बात ठीक है कि जब भी किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो लिक्विफाई हो जाती है, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हमें गैस को एक टेम्परेचर पे कूल करना पड़ेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कूल करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तब जाके वो गैस लिक्विफाई होती है, अदरवाइज वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए गैस मस्ट बी कूल्ड सो एज टू लिक्विफाई बाय अप्लाइंग द प्रेशर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर तक कूल नहीं किया तो वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, जितना मर्जी प्रेशर लगा लो। अगर सपोज करो किसी गैस का 30 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर है, ओके, और मैं कहीं सऊदी अरबिया में बैठा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और मैं जितना मर्जी प्रेशर गैस पे लगा लूँ, मैं इसको लिक्विफाई कर ही नहीं सकता। मुझे किसी तरीके से टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेशर लगाऊंगा, तब जाके गैस लिक्विफाई होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर इजिली इट विल बी लिक्विफाइड। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा गैस को उतना लिक्विफाई करना आसान होगा, हैंस एब्जॉर्ब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। उसका रीजन क्या है? देखो क्रिटिक आपको नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कूल करने की जरूरत ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे सीधा प्रेशर लगाओ वो अपने आप लिक्विफाई हो जाएगी। वो तो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है वो प्रॉब्लम है। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज कर लो 200 केल्विन है, तो ये समस्या है। इस टेम्परेचर तक आपको कूल करना पड़ेगा, जो लेबोरेटरी में या किसी इंडस्ट्री में कर सकते हो गैस को, फिर अब प्रेशर अप्लाई करोगे, फिर जाके वो लिक्विफाई होगी। ओके, नॉर्मली एक लोगों को गलत फहमी क्या है कि यार किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो उसको लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है। उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, उसको आसान है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो, वो तो आराम से कूल हो ही लिक्विफाई हो ही जाएगी, उसको कूल करने की जरूरत ही नहीं है। वो उसको कूलिंग से लेके चलते हैं, जबकि लिक्विफिकेशन और कूलिंग में फर्क है। ओके, तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर इजिली इट विल लिक्विफाइड, हैंस एब्जॉर्ब टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा है उसका मतलब उसमें जो फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, वो उतने ज्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि ये गैस SO2 है, NH3 CO2 CH4। अब यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का 430 केल्विन है, रूम टेम्परेचर में मजे से कूल हो जाएगी। और जबकि H2 का 33 है, N2 का 126 है, इसका 134 है, इसका 190 है। तो इनको कूल करना तो बड़ा मुश्किल है, पहले तो इनको सॉरी लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है, पहले तो इनको कूल करो 190 केल्विन पे, 134 पे, इसको 33 केल्विन तक कूल करना पड़ेगा, जो कि एक हाई फाई लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है। ओके, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेस, इज और लिक्विफिकेशन डिक्रीजेस, एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस। जो SO2 है वो बड़े आराम से
एब्जॉर्ब होती है, जबकि NH3 भी हो जाती है, 406 है, जबकि H2 जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पर ये सिर्फ फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान रखना। दिस इज ओनली द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, ठीक है, इट इज ए मेजर ऑफ फिजिकल फोर्सेस। ये वैंडरवाल्स फोर्सेस का मेजर है कि जिसका जितना क्रिटिकल टेम्परेचर है उसमें वैंडरवाल्स फोर्सेस उतनी ज्यादा है। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, केमिकल वाली बात नहीं हो रही है। आगे चलते हैं। फिर आता है टेम्परेचर ऑफ सरफेस। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल इट इज फेवर एट द लो टेम्परेचर। सीधी बात है, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके, जो आपकी एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक है, तो वो लो टेम्परेचर पे फॉलो होगी। ओके, एब्जॉर्प्शन टू डिसऑर्प्शन जो है वो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, ये हाइयर टेम्परेचर पे जो होगा होगा, यानी कि जैसे टेम्परेचर को मैं हाई करूंगा तो एब्जॉर्ब या डिसऑर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे मैं लो टेम्परेचर करूंगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाएगा इंक्रीज्ड। यहाँ पर एक ग्राफ शो किया गया है, N2 एब्जॉर्ब इन द सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ml में एब्जॉर्ब्ड है, और यहाँ पे प्रेशर है। अब डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, जैसे 273 है, ओके, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम है, जबकि 193 टेम्परेचर को मैंने डाउन कर दिया, तो मोर अमाउंट ऑफ N2 इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जितना कम करेंगे, पर ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है अगेन, नॉट केमिकल, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें आता है फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। इवन CBSE में भी क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में भी इंपॉर्टेंट है, पर जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को x/m से लेके चलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस x/m? जो x होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट एंड m इज द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। देखो मैंने प्रेशर लगाया, मैं किसी ये दिस इज द सॉलिड, ये क्या है, एब्जॉर्बेंट। ओके, एब्जॉर्बेंट का मास ले लिया मैंने m, और यहाँ पर एब्जॉर्बेंट किसी गैस को लेके आ रहा हूँ, तो डिफरेंट प्रेशर्स पे मैं मेजर कर रहा हूँ कि कितना ये जो x है, ठीक है, वो m पे डिपॉजिट हुआ। तो x/m क्या होता है, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर आप इसको ये लेके चलिए कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको मैंने देखना है कि इसका बिहेवियर क्या है। तो उसको एक ग्राफ से हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर प्रेशर को मेजर कर लिया, प्रेशर को रख लिया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे x/m को, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो ये फ्रेंडिश ने इसको प्लॉट किया था। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी तीन वैरायटी है, मतलब ये तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर मैं लो प्रेशर लेता हूँ, दिस इज द लो प्रेशर, तो जो x/m है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे मैं प्रेशर को अप्लाई करता हूँ, प्रेशर को बढ़ाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा गैस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैं प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, जितना मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ उतना x/m वैल्यू बढ़ रही है। फिर बहुत ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करता हूँ, ओके, तो वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एट वन पॉइंट टाइम वैल्यू जो कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट होगी तो प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करती। मैंने इतना प्रेशर लगा रहा हूँ, इतना प्रेशर लगा रहा हूँ कि वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, यानी x/m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। P0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और जो इंटरमीडिएट प्रेशर है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है,
यहाँ पर इस किस्म से एक्सपोनेंशियल है, मतलब बढ़ तो रहा है पर एक्सपोनेंशियल। तो x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इज रेज टू पावर 1/m। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। लो प्रेशर पे x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। एट वेरी हाई प्रेशर x बाय एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रही। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n वेयर n इज ए होल नंबर। इसको आगे चलते हैं, स्टडी करते हैं। देखो, सैचुरेटेड प्रेशर पे क्या होता है, इस प्रेशर पे क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉर्ब्ड। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन बंद होगी, पर जितनी गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है उतनी डिसॉर्ब हो रही है, ये सैचुरेशन प्रेशर होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बंद हो गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। जितनी गैस एब्जॉर्ब होगी उतनी डिसॉर्ब्ड होगी। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट इवन दो द प्रेशर इंक्रीज। दिस स्टेट इज कॉल्ड द सैचुरेशन स्टेट। आगे चलते हैं। अब देखो, एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। जो लो प्रेशर है उस पे ये ग्राफ क्या है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी। यहाँ पर के कांस्टेंट है, ठीक है, पी रेस टू और 1 है। तो जितना प्रेशर बढ़ाऊंगा उतना एक्स बाय एम बढ़ेगा। एट हायर प्रेशर द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्सेस हो गया। अगर पैरेलल टू एक्सेस हो गया यानी कि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जितना मुझे प्रेशर लगा रहा हूँ डायरेक्टली है, तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू के रेस टू आर पी रेस टू आर जीरो, पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, एक्स बाय एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर इट बिकम्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री 1/n। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है 1/n का हो गया। एक्स बाय एम विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 and 1। ये 0 and 1 के बीच में जो पावर लाई कर रही है उस पर डिपेंड करेगा, वेयर n इज द इंटीजर। n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड रिजॉर्बेंट। अब जो एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट की नेचर है उस पर 1/n की वैल्यू डिपेंड करेगी। ओके, तो जो एक्स बाय एम है, एक्स बाय एम इक्वल टू के पी रेज़ टू 1/0। जो 1/n है वो 1 से जो है जीरो, इट लाइज बिटवीन द 0 and 1। n इज इक्वल टू 1 to infinity। एट लो प्रेशर एक्स बाय एम इक्वल टू के पी रेज़ टू 1, हायर प्रेशर एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पर 1/n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1। 1/n इज इक्वल टू 0, n की पावर इन्फिनिटी, यानी कि उस रेंज में जो n है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं लॉग फॉर्म में, देखो, x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस्ट पावर 1/n। मैंने इसका लॉग लिया, log 10 का। तो क्या हो गया, लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के पी रेस्ट पावर 1/n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग के प्लस लॉग पी रेस्ट पावर 1/n। तो 1/n आगे आ जाएगा, तो इट वुड बी लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। तो इट विल बी लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। तो दिस इज इक्वल टू वाई सी प्लस एम एक्स। अब एम क्या आ गया, दैट इज 1/n। तो ये लॉग फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर ना एक ध्यान रखना कि ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ व्हाट इज दैट ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछते हैं, जो फ्रेंडिश ने वो दिया इक्वेशन वो किसके लिए ट्रू है। देखो, फ्रेंडिश ने जो इक्वेशन दिया वो इसके लिए ट्रू नहीं है, इसके लिए ट्रू नहीं है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए ट्रू है। तो अगर बोलते हैं ना कि जो फ्रेंडलिश ने ग्राफ दिया वो किसके लिए ट्रू है, वो इस रीजन के लिए ट्रू है। इस रीजन के लिए फ्रेंडलिश एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ट्रू है, इसके लिए और इसके लिए नहीं। ओके, लिमिटेशन क्या है इसकी, इट फेल्स एट हायर प्रेशर ऑफ द गैस, देयरफॉर दिस रेशियो इज considered as the approximate and applicable only at the low pressures।
लो प्रेशर या इंटरमीडिएट के लिए ट्रू है, हाई प्रेशर के लिए ट्रू नहीं है। तो इसकी फिर रेमडिफिकेशन क्या है? इरविंग लैंगमुर in 1960 derived a simple adsorption isotherm on the theoretical consideration based on the kinetic theory of gases। इसको बोल दिया लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये भी करेंगे पर अभी नहीं करेंगे, चैप्टर करने के बाद करेंगे इसको। ये कंपटीशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर रहा, वो बाद में करूंगा। तो इसको करेंगे पर अभी नहीं करेंगे, अभी आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है पर इसको कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोबार इज ए ग्राफ बिटवीन द अमाउंट एडजॉर्ब एंड द टेम्परेचर टी ऑफ द एडजॉर्बेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें ये ग्राफ किसके बीच में है? एक्स बाई एम है, और मैं टेम्परेचर के बीच में प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? दैट इज कांस्टेंट। एक्स बाय एम को टेम्परेचर के साथ मैं करता हूँ तो क्या होगा? अभी आपको बताया था कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो एक्स बाय एम की वैल्यू क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, बट इट शुड बी एक्सपोनेंशियली। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। तो absorptivity decreases with increase in temperature because the forces of attraction between the two becomes weaker। ऑब्वियसली है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैं एनर्जी दूंगा तो जो फिजिकल फोर्सेस हैं दे विल बिकम वीकर, तो डीसॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। देयरफॉर फिजियोसॉर्प्शन आइसोबार शोज अ डिक्रीज इन थ्रू आउट विद राइज इन टेम्परेचर। अब जो केमिसॉर्प्शन है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। जो केमिसॉर्प्शन है उसको भी जरा ध्यान से समझो आप। देखो केमिसॉर्प्शन जो है, केमिस ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनिशियली तो एक्स बाय एम क्या होगा? वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो बढ़ेगा। फिर वो एक पे पीक पे जाके पहुंचेगा। पीक पे कब पहुंचेगा? जब एक उसमें केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल गई। ये जो पॉइंट है दिस कॉरस्पॉन्ड टू द ई ए, यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होगी। उसके बाद क्या होगा? केमिकल बॉन्ड्स बन के, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। पर उसके बाद भी आप हट नहीं रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी आप इसको हीट कर रहे हो। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा? तब यहाँ पे डीसॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर द रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, यहाँ पर क्या किया आपने? हीट किया। ओके, तो इनिशियली इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पहुंच गया, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को आपने अचीव कर लिया। उसके बाद में ये टेम्परेचर बढ़ाने से ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि फिर डीसॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड ये रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए देख लो। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए इंक्रीज होगा, उसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा ऐसे। टेम्परेचर बढ़ाने से होना कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू ये ले लेगा। दिस इज फॉर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। आगे चलते हैं। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। अभी तो हमने ये किया था कि जो एडजॉर्प्शन है वो गैसेस में हम देख रहे थे, लिक्विड में भी हो सकता है। सॉरी, हम देख रहे थे जो गैसेस है या लिक्विड गैसेस हैं उसकी एडजॉर्प्शन को किस पे हम देख रहे थे? ऑन द सॉलिड सरफेस। बट जो सोल्यूट्स है दे कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय सॉलिड सरफेसेस। हम सॉल्यूट्स को भी एब्जॉर्ब करा सकते हैं सॉलिड सरफेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड की एब्जॉर्प्शन किस पे हो सकती है? सॉलिड भी। अभी तो हम गैस की एब्जॉर्प्शन देख रहे थे सॉलिड पे, बट लिक्विड की एब्जॉर्प्शन भी सॉलिड पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल व्हेन केन जूस इज हीटेड विद एनिमल चारकोल, द ग्रीन कलर मैटर इन इट इज रिमूव्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। देखो जब भी केन जूस है या जो केन जूस है उसको जब एनिमल चारकोल से हम हीट करेंगे तो उसका जो ग्रीन कलरिंग मैटर है, जो गन्ने का रस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो रिमूव हो जाता है बाय एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल कैन अब्सॉर्ब कलरिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो एक्टिवेट चारकोल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो अब्सॉर्ब कर लेता है इम्प्योरिटीज को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली व्हेन ए dilute solution of acetic acid is boiled with charcoal powder,
and filter. Filtrate does not smell acetic acid, whereas residue does due to removal of acetic acid from the solution by adsorption on the surface of charcoal. अगर हमारे पास एसिटिक एसिड का रिड्यूस सॉल्यूशन है, उसको चारकोल पाउडर से बॉईल किया, तो चारकोल पाउडर क्या करेगा, वो एसिटिक एसिड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा लेगा, और जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा तो उसमें कुछ भी एसिटिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसको कैसे गवर्न करते हैं, ये बहुत डिटेल में नहीं है, छोटा सा ही है। फॉर द एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, द रिलेशन बिटवीन एक्स बाय एम, मास ऑफ सोल्यूट एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन इज सिमिलर टू एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो सिंपल चीज क्या है यहाँ पर, देखो जैसे ये कोई आपका सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। एक बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, जैसे सपोज करो इंक है। आजकल इंक पॉट तो आने बंद हो गया, पर शायद कभी आपने इस्तेमाल किया हो। तो फाउंटेन पेन जब इस्तेमाल करते थे, तो इंक पॉट, इंक क्या होता है बेसिकली, इंक में क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर ब्लू कलर के डाई पार्टिकल्स या इंक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द ब्लू पार्टिकल्स ऑफ इंक। इसके अंदर मैंने एक चौक को डिप किया, ठीक है, ओके, चौक देखा होगा आपने, चौक को डिप किया। तो जब चौक को निकालते हैं, यहाँ पे चौक को मैंने निकाला, तो इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका होता है। कभी इसको कट करके देखा है? अगर आप इसको यहाँ पे इसको तोड़ते हो, तो जब आपने इसको तोड़ा, तो सरफेस के ऊपर तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लू कलर होगा। सरफेस के ऊपर तो ये ब्लू कलर का ही होगा, पर अंदर क्या होगा, क्या अंदर ब्लू कलर जाता है? कभी करके देखना। अगर घर में इंक है और चौक है, आपके अंदर जो अंदर है वो कभी भी क्या होगा, ब्लू नहीं होगा। अंदर क्या होगा, अंदर आपको क्या नजर आएगा, अंदर आपको गीला गीला नजर आएगा, वेट होगा। अंदर सिर्फ क्या होंगे आपके वाटर पार्टिकल्स होंगे, गीला होगा, वाटर पार्टिकल्स है। तो बेसिकली ये हुआ क्या, यहाँ पे जो इंक था, इंक क्या था, दैट इज बेसिकली सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का था, इंक पार्टिकल्स इन वाटर। तो यहाँ पर इंक पार्टिकल्स क्या है, वो सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। इनको मिला के इंक क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो जब मैंने चौक को डिप किया, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो किस पे एड्सॉर्ब हो गए, वो चौक के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए। तो सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो एक्स बाय एम इज इक्वल टू के सी वन बाय एन। तो लॉग लिया, लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाय लॉग सी। तो सिमिलर है जैसे हमने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में किया था। इसकी ज्यादा डिटेलिंग आपसे पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। ओके, फिर आती है एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखो नॉर्मली हम वैक्यूम करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अगर हमें हाई वैक्यूम चाहिए तो क्या करेंगे, हमने जितनी गैस को एब्जॉर्ब कराना है वो एब्जॉर्ब करा लिया बाय यूजिंग ए वैक्यूम पंप। फिर बाद में यहाँ पर किसी तरीके से हम एक्टिवेटेड चारकोल को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो गैसेस हैं वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, तब हाई वैक्यूम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद में है गैस मास्क। दिस apparatus is used to absorb the poisonous gases like SO2, NO2, and thus purify the air from the breathing. Normally, just 1 minute. जो गैस मास्क होते हैं वहां पे इसको यूज करते हैं। गैस मास्क के अंदर ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज अ गैस मास्क। तो कोई पॉइजनस गैस है, SO2 है, NO2, जो कि माइंस में होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इसको लगाया यहाँ पे, एनिमल चारकोल जो होता है वो लगाया होता है, तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस, वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो फ्रेश सिर्फ ऑक्सीजन है, इट इज बीइंग इनहेल्ड या इनटू।
तो एयर को प्यूरिफाई करने में यूज कर लेते हैं। फिर आता है फॉर डेसिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। These substances can be used to remove water vapors or moisture present in the air. Silica gel and alumina are used for the dehumidification in electronic equipment. ये आपने ऐसा देखा होगा, या तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होते हैं, या शूज में होते हैं, या वीआईपी के जो अटैची केसेस होते हैं लेदर के, उसमें ये होता है, ताकि कोई भी ह्यूमिड एयर, जो ह्यूमिड है उसमें वाटर पार्टिकल्स होंगे ह्यूमिड एयर में, तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सोल्यूशन। एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सोल्यूशन बाय absorbing कलर impurities. एनिमल चारकोल यूज्ड एज अ डी कलर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केन शुगर। जो केन शुगर या जो व्हाइट चीनी होती है, वहां पे एनिमल चारकोल को यूज करते हैं तो फॉर द डी कलराइजिंग। अब ये बहुत ही मतलब अजीब है। नॉर्मली उसको हम मानते हैं कि ये शुगर है, दैट इज द वेजिटेरियन, पर जो ये मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एनिमल चारकोल यूज कर रहे हैं, जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको हीट करते हैं, उसमें जो वोलेटाइल मटेरियल है उसको एक्सपेल करके जो बचता है दैट इज द एनिमल चारकोल, तो उसको एज ए डिकलराइजर यूज करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, सुनने में अजीब लगता है। आप एक तरीके से नॉन वेजिटेरियन शुगर को कंज्यूम करते हैं। फिर आता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। मोस्टली हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स थ्रू द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसियस रिएक्टेड ऑन द सॉलिड कैटलिस्ट। ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे लेक्चर में, तो उसमें डिटेल में आएगा कि जितना भी हेटेरोजेनस कैटालिसिस है वो सारे का सारा एडसॉर्प्शन बेस्ड है। इसकी डिटेलिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर उसके बाद में आता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, a mixture of inert gases can be separated by absorption on the coconut charcoal at the different low temperature। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो हमने गैसेस को जो है सेपरेट करना है, तो हम डिग्री ऑफ जो उनकी एब्जॉर्प्शन है उसको देखेंगे। सपोज करो दिस इज द चारकोल, ओके, इसके ऊपर हमने इनर्ट गैसेस को डाला, लाइक N2 और जीनोन। जस्ट 1 मिनट। दिस इज द एनिमल चारकोल, यहाँ पे N2 और जिनॉन को पास किया। N2 जो है इट विल नॉट अब्सॉर्ब ऑन द चारकोल, ये डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा, जबकि Xc है ये चारकोल के ऊपर फिजिकली एब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका मोलर मास काफी हायर होती है, तो देयरफॉर बाद में इसको हीट करेंगे तो Xc विल बी डिसॉल्व्ड। तो इस तरीके से जिनॉन और N2 को हम कोकोनट चारकोल या एनिमल चारकोल का यूज करके जो है सेपरेट कर सकते हैं। फिर आता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये हमने उसमें किया था +1 में, जो हाइड्रोजन चैप्टर है। तो हार्ड वाटर को जब सॉफ्ट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हार्ड वाटर को जियोलाइट में पास करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में पास करते हैं। तो वहां पे एक्सचेंज रिएक्शन होता है। जो Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयन है जो कि हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एड्सॉर्ब किस पे होते हैं, जियोलाइट पे। जियोलाइट क्या है, Na2Al2Si2O8। ये जियोलाइट को हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो जब CaCl2 के साथ में उसको रिएक्शन करवाते हैं तो Ca2 पॉजिटिव Na2 की जगह आ जाता है। ओके, यहाँ पे CaAl2Si2O8 आ गया और NaCl निकल गया, तो दिस इज थ्रू द एडसॉर्प्शन। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमने वहां पर स्टडी किया, तो इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये देखेंगे जो जियोलाइट्स होता है वहां पे जो Ca2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव आयन है वो एड्सॉर्ब होते हैं जियोलाइट पे। द एक्सचेंज मैकेनिज्म इज प्रोसीडेड थ्रू द एडसॉर्प्शन। बाकी जो डिटेल मैकेनिज्म है वो वहां पे आप देख लेना। आगे चलते हैं। इन क्यूरिंग डिजीजेज इन नंबर ऑफ ड्रग्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द जर्म्स एंड किल देम, और दीज आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द टिश्यूज एंड हीट देम। अब इसका मतलब क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द, जैसे हमने पीछे एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम रिएक्शन किया था, ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग किया था, तो वहां पे जो ड्रग हैं वो एब्सॉर्ब किस पे होती हैं, वो जर्म्स पे होती हैं या एंजाइम्स पे होती हैं, और उनको डीएक्टिवेट कर देती हैं। फिर आता है फ्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस। A low grade sulfide ore is concentrated by separating it from the silica and other earthy material by this method। इसको डिटेल में हम मेटलर्जी में करेंगे, तो वहां पे इसका रेफरेंस दूंगा। इन डाइंग many dyes get absorbed on the cloth either directly or by the use of mordants।
जो डाई मैकेनिज्म होता है, डाई फाइबर पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है या एक मॉडर्न के थ्रू। मॉडर्न मतलब क्या होता है कि दिस इज अ फाइबर, ये फाइबर है, कपड़ा है, कपड़े के ऊपर हम एक लेयर को लगाते हैं, उस लेयर को बोलते हैं मॉर्डेंट। अब इस मॉर्डेंट का काम क्या होता है, जो डाई पार्टिकल जैसे ब्लू पार्टिकल है मैं इसको फिक्स करूंगा, तो ये फाइबर पे उतना फिक्स नहीं होगा, पर ये मॉर्डेंट पे फिक्स हो जाएगा। तो मॉर्डेंट एक किस्म का बैरियर प्रोवाइड करता है बिटवीन डाई एंड द फाइबर। तो ये बेसिकली डाई मॉर्डेंट पे एब्जॉर्ब होती है, फाइबर पे होती है। फिर आता है एक्टिवेटेड चारकोल। नाउ दिस एक्टिवेटेड चारकोल इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, ये कंपटीशन का है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है, काफी बार यहाँ पर यूज हुआ है। तो व्हाट इज दिस एक्टिवेटेड चारकोल? देखो जो नॉर्मल चारकोल होता है वो पीट से, कोल से, वुड से, कोकोनट से या पेट्रोलियम से या एनिमल बोन से बनता है। बनाने का तरीका क्या है, कोई भी ले लो आप, कोल ले लो, वुड ले लो, कोकोनट ले लो, आपने इसको हीट किया, सारे का सारा जो वॉलेटाइल मटेरियल है उसको एक्सपेल कर दिया, तो बची हुई जो चीज है दैट इज द चारकोल। शायद आपने 9th 10th में देखा हो, वुड चारकोल बनाते हैं तो कैसे करते थे, एक ट्यूब को लिया, यहाँ पर वुड पार्टिकल रख लिए, दीज आर द वुड पार्टिकल्स, और यहाँ पर एक बंजन बर्नर लगाया, तो जितना वॉलेटाइल कंटेंट है वो सारे का सारा क्या है, निकल गया, वुड गैस निकलती है। तो जो बचा हुआ चीज है वो क्या होता है, दैट इज द वुड चारकोल। मतलब उसको चारकोल आप बोलते होंगे पर दैट इज द वुड चारकोल। अगर यहाँ पे बोन्स को रख के मैं बोन्स को हीट करता हूँ तो क्या बनेगा मुझे पास, बोन चारकोल। सिमिलरली जो कोकोनट होता है, कोकोनट शेल होता है, उसको हीट करने के बाद क्या बनेगा, कोकोनट चारकोल। तो उस तरीके से चारकोल को हम बनाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल चारकोल, पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तो दैट इज द एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनता है, इट इज मेड बाय हीटिंग चारकोल इन द प्रेजेंस ऑफ ए गैस। दिस प्रोसेस causes the charcoal to develop lot of internal species और pores। अब इसका मतलब क्या है कि जो चारकोल है उसको हमने प्रेजेंस ऑफ गैस में हीट किया, तो जो गैस है वो क्या करेगी, वो इसको फ्लफी बना देगी, तो लॉट ऑफ इंटरनल स्पेसिस इसमें क्रिएट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो समझ में आएगा। जैसे सपोज करो डफ होता है, आटा होता है, जब उसका केक बनाते हैं तो उसमें हम बेकिंग पाउडर को डालते हैं, तो बेकिंग पाउडर क्या करता है, वो इसको फ्लफी बना देता है। जो एयर CO2 होती है वो इसके अंदर इंट्रैप हो जाती है, या इसमें सी, तो वो उसको फ्लफी बना देती है, तो उसमें बहुत ज्यादा पोर्स आ जाते हैं। नॉर्मली डफ में इतने पोर्स नहीं होते जो आटा होता है, ओके। बट जब वो केक की फॉर्म में जाता है, बेकिंग केक की फॉर्म में जाता है, तो ब्रेड बनती है जब उसकी, तो उसमें काफी इंटरनल पोर्स आ जाती हैं। सेम काम एक्टिवेटेड चारकोल का है। चारकोल को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए गैस, तो उसमें लॉट ऑफ पोर्स या इंटरनल स्पेसेस डेवलप हो जाएंगे। दीज पोर्स हेल्प एक्टिवेट चारकोल टू ट्रैप द केमिकल्स। देखो ये एक दिया हुआ है, दिस इज एक्टिवेट चारकोल पाउडर, ओके। तो ये भी एक्टिवेट चारकोल है, इसमें काफी इंटरनल पोर्स हैं। ये पाउडर फॉर्म में तो है ही है, पर इसके अंदर इंटरनल पोर्स भी प्रेजेंट है। अगर मैं नॉर्मल चारकोल को पाउडर फॉर्म में लेके आऊं, दैट इज नॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि उसको मैंने किसी गैस या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट नहीं किया, तो उसमें उतने इंटरनल पोर्स नहीं है। इस पाउडर फॉर्म जिसमें, जो जिसको मैंने पाउडर फॉर्म में किया और बाद में मैंने उसको एक गैस की प्रेजेंस में हीट किया, तो उसमें काफी इंटरनल स्पेसिस या पोर्स डेवलप होंगे, ठीक है। उनका फायदा क्या है, वो केमिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसका। तो यूजेस में एक बनाया हुआ है, पहले तो मेडिसिनल वैल्यू आजकल काफी बढ़ गई है इसकी। कोई भी एक्ने हो तो उसको ट्रीट कर देता है, टीथ में अगर इसको ब्रश कर दे तो वाइटन कर देता है। बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कईयों के करता है कईयों के नहीं। रिलीव इंसेक्ट्स बाइट्स एंड बी स्टिंग्स, यहाँ पे इफेक्टिव है ये। कोई इंसेक्ट या बाइट्स का बी स्टिंग्स है वहां पे इसको रिलीव कर देता है। लोअर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, एलिवेट्स गैस एंड ब्लोटिंग, उस कईयों को हेल्प करता है ये। अगर किसी को गैस या ब्लोटिंग प्रॉब्लम है तो उसको जो है सूदनिंग इफेक्ट है। ये यहाँ पर बहुत है, ट्रीट्स पॉइजनिंग, किसी ने गलती से पॉइजन को कंज्यूम कर लिया तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल लेना चाहिए। अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो, मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो पॉइजन के ऊपर जाके उसको क्या कर लेता है, उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। और चारकोल बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है,
देखो पॉइजन अगर टिश्यूज पे जाके अटैक करेगा तो टिश्यू को डैमेज करेगा, बट जैसे ही आपने चारकोल को कंज्यूम कर लिया तो जो पॉइजन है वो चारकोल के ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा और चारकोल हार्म नहीं करेगा। ये जो है वो है इसका यूज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ट्रीट्स पॉइजनिंग। पर ये तभी फायदा है कि किसी ने पॉइजन कंज्यूम किया तो तुरंत दे दो। अगर बहुत टाइम के बाद दोगे तो पॉइजन टिश्यूज को इफेक्ट कर देगा। क्लीनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, क्लीनिंग मतलब उसको जो है जितना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको क्लीन कर देता है। हेल्प्स प्रिवेंट्स हैंगओवर्स, अगर किसी ने ज्यादा दारू पी ली है, ठीक है, हैंगओवर हो गया है, तो उसको होने से रोकता है। और क्या यूजेस हैं, जो वाटर प्यूरिफायर्स है घर में लगा होगा एक्वा फ्रेश, तो उसकी जो कैंडल्स नहीं होती, दीज आर द कैंडल्स, तो वो वहां पे ब्लैकिश ब्लैकिश होता है, वो चारकोल होता है। चारकोल क्या करता है, जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, उनको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज द वन यूज ऑफ चारकोल। दूसरा गैसेस को एब्जॉर्ब करने में यूज होता है, मास्क में एब्जॉर्ब करने, मास्क में जो मास्क है वहां पे इसको यूज कर लेते हैं। और मैंने आपको यूजेस बताए हैं कि जो कलर्स हैं, जैसे केन शुगर है, उसके कलर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है ताकि उसको प्यूरिफाई कर सके। तो ये सारे यूजेस हैं एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, तो यहाँ पे ये खत्म होता है एब्जॉर्प्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके करते हैं कैटालिसिस।